हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए इसी अच्छाई के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन स्मॉल पीस ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड, राइट द रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखा है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बताइए। एक तो बनाता है हमारा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो देखिए एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं Na+HCl, तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट। NaCl प्लस H2, ठीक है। ये इसका नाम क्या हो गया आपका, सोडियम। ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ठीक है। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपका एसिड का रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि जो हमारा ये सॉल्ट है, सॉल्ट यहाँ पे कौन है, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों सॉल्ट के लिए कुछ बातें आपको मैं बता दूं। देखिए एक तो हमारे सामने होता है एसिड, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एसिड, और एक होता है बेस और एक होता है सॉल्ट, ठीक। तो एसिड, अगर पीएच की बात करूं, पीएच की, ठीक है, इसकी बात करूं पीएच, तो पीएच के केस में देखिए एसिड क्या होता है कि एक ना हमारे पास स्केल होता है, क्लियर हो, उसको हम नाम देते हैं पीएच स्केल। क्या नाम देते हैं बताइए, पीएच स्केल, ठीक है। तो उसमें हम कलर के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बीच में होता है 0 और यहां से इधर होता है कम, यहाँ पे होता है 7 और ये होता है 1 से लेके 7 और ये होता है 40। तो ये जो 1 से 7 तक होता है ये होता है एसिडिक और ये होता है बेसिक, ठीक है। आपने वैसे एसिड और बेस की कुछ और भी बातें सुनी होगी कि जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है या वो H आयन देता है ना। तो वो तो चेक करने का एक मेथड है और उसके बाद एक पीएच पेपर होता है, उसके थ्रू भी हम एसिड और बेस को पता कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। अलग अलग हमारे पास पैरामीटर है, तो उसी पैरामीटर में एक होता है हमारा पीएच स्केल। क्या होता है, पीएच स्केल, ठीक है। तो उस पीएच स्केल में ये कुछ वैल्यूज गिवन होता है, जिसमें देखिए 7 से लेके कम, यानी जितना 7 से कम की तरफ आएगा तो वो सॉल्यूशन कहलाता है एसिडिक, और अगर 7 और 14 के बीच में आता है तो दैट इज नोन एज बेसिक, ठीक है। अब बताइए आप मुझे कोई भी सॉल्यूशन जिसका जो पीएच है, अगर मैं बोलूं 3, तो बताइए आप वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, बताइए। तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, क्लियर हो। और अगर वैसे ही मैं बोलूं 4, ठीक है, तो कौन सा एसिडिक होगा बताइए, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो वो एसिडिक होगा, क्लियर हुई बात। तो जैसे देखिए अगेन मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, एक का पीएच है 4, एक का पीएच है 3, ठीक है। तो अब इसमें बताइए एसिडिक कौन है और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, क्लियर हो। देखिए दोनों ही एसिडिक है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जिसका पीएच कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसका पीएच कम होता है वो हाईली एसिडिक होता है, क्लियर हुई बात। तो इसमें हाईली एसिडिक है 3, और अगर मैं इसे पूछूं कि बेसिक कौन है, तो बेसिक है हाईली बेसिक 4। समझ में आ रहा, एसिडिक तो है लेकिन एसिडिक के अंदर फिर बेसिक कौन है, तो ये 4 वाला है, क्लियर हुआ, बात समझ में आया। कि अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए 3 और 4 में, तो बेसिक कौन ज्यादा है 4, लेकिन एसिडिक कौन ज्यादा है 3 है, बात समझ में आया। फिर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक का पीएच है कितना 10 और एक का है मान लीजिए 13, तो इसमें हाईली बेसिक कौन है, तो हाईली बेसिक 13। वैसे है तो दोनों ही बेसिक, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हाईली बेसिक कौन है, 13 वाला, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ये जो 7 वाला पीएच होता है ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ, बात समझ में आया, न्यूट्रल, कि ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉल्ट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सॉल्ट की थोड़ी सी कहानी। बहुत सारे सॉल्ट,
सॉल्ट मीन्स क्या? सॉल्ट मीन्स आपके मन में एक इमेज बना हुआ होगा कि हमारे घरों में जो नमक रखा हुआ है जो हम सब्जी में डाल के खाते हैं कि उसी को सॉल्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन वो सॉल्ट इतना फेमस हो गया कि उसी को हम सॉल्ट समझते हैं। बात समझ में? ये जो NaCl की हम बात करते हैं ये बहुत सारे सॉल्ट में से एक सॉल्ट है, क्लियर हो? तो एक्चुअल में सॉल्ट मतलब क्या होता है कि जिसका pH क्या हो, न्यूट्रल, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। और उसी सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट है। आपके मन में एक इमेज बना हुआ है कि सॉल्ट मीन्स ओनली जो हमारे किचन में यूज होता है वो वाला सॉल्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्ट वो सिर्फ एक बहुत सारे सॉल्टों में से एक सॉल्ट है, उसका एग्जाम्पल है, और वो कौन है? NaCl, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट है हमारे पास। आगे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने कई सारे देखा होगा, NH4Cl वो भी एक सॉल्ट है ना, क्लियर हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन तो यही था, ये रहा आपका इक्वेशन, और आंसर यही हो गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड द सॉल्ट ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एज पर। तो देखिए ये जब HCl इसके साथ रिएक्ट किया तो ये मेटल सॉल्ट हो गया। मेटल मीन्स ये जो Na है सोडियम, सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। अब मेटल का बना हुआ सॉल्ट, तो ये हो गया मेटल सॉल्ट, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस, क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट सच एज पॉइजन आर एक्सक्रीटेड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर एक्सक्रेशन की अगर बात करें, एक्सक्रेशन मीन्स क्या होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ठीक है। जो भी गंदगी हमारे बॉडी में है अगर उसको नहीं निकालेंगे तो दैट विल एक्ट एज अ टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी, ठीक है। तो उनको बॉडी से निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन। तो जैसे हम अगर एक्सक्रेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले किसका इमेज आता है? वो आता है हमारे किडनी का। किसका इमेज आता है? किडनी का, है ना। किसका आता है? किडनी। तो ध्यान दीजिएगा जो किडनी होता है वो ब्लड में से एक्सक्रीशन को निकालता है। किसको निकालता है बताइए? ब्लड में से एक्सक्रीशन को निकालेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो पॉइजन है, पॉइजन जहर है, उसको कौन निकालेगा? तो देखिए जो हमारा लीवर होता है, कौन होता है? लीवर। तो लीवर तो पता ही है कहाँ पे होता है, तो बताइए लीवर कहाँ होता है? अगर आपको याद करा दो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये हो गया आपका एसोफेगस, ये हो गया आपका स्टमक, ठीक है। तो इस लोकेशन पे कौन होता है? हमारा लीवर होता है ना। तो ये जो लीवर होता है, लीवर, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये लीवर देखिए क्या करता है, डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होता है हमारे गट से, मतलब कि हमारे फूड पाइप से, और वो फूड पाइप हमारे स्टमक भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकता है। तो वहां से जो भी फूड मटेरियल आता है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? आपके लीवर में, ठीक है। फिर लीवर ये डिसाइड करता है कि फाइनली प्रोडक्ट को हमें ब्लड में भेजना है कि नहीं भेजना है। तो बात समझ में आया? सबसे पहले आपने जो भी कुछ खाया वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर वहां से वो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होके जाएगा आपके लीवर में। फिर लीवर ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को हमें आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर लीवर को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो वो क्या करता है? उस चीज को डिग्रेडेट करता है। डिग्रेडेट मतलब उसको खराब कर देगा, फिर खराब करके उसको फिर से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज के उसके बाद उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। बस समझ में आया? ये प्रोसेस समझ में आया? तो इसीलिए लीवर को सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है। क्लियर हुई बात? इसका मतलब कि अगर हमने कभी कुछ उल्टा पुल्टा खा भी लिया थोड़ा बहुत अमाउंट में, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई हार्मफुल कोई केमिकल भी अगर आपने ले लिया, थोड़ा बहुत अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा लीवर बैठा हुआ उसको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। अगर लीवर उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहा, दिक्कत तब होता है। बात समझ में आया? अगर लीवर उसको डिग्रेडेट नहीं कर पा रहा तो दिक्कत तब होता है, तब वो ब्लड में चला जाता है। उसके बाद जाके आगे की जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होती है। लेकिन सबसे पहले कौन उसको रोकने की कोशिश करता है? लीवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल में भी यही होता है कि सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होता है हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से कहाँ जाता है? लीवर में। तो इसीलिए आप अक्सर देखेंगे जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लीवर खराब होता है। क्यों? अब लीवर बेचारे को आपने एज अ गार्ड बैठा रखा है। अब गार्ड को अगर आप थोड़ा रेस्ट नहीं देंगे, उस पर काम कंटिन्यू कराते रहेंगे भर भर के, तो क्या होगा? आपको पता ही है, किसी से भी अगर एक्स्ट्रा वर्क कराओगे तो उसको तो झेलना पड़ेगा, और ये तो हमारी बॉडी है। अब जब ज्यादा करवाओगे तो इसलिए लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। और लीवर डैमेज होने से बताइए क्या होगा? अगर लीवर डैमेज हो गया तो
लीवर कौन सा जूस बनाता है बताइए? बाइल जूस। याद है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, बाइल जूस। तो लीवर डैमेज हो गया तो बाइल जूस नहीं बनेगा। अब बाइल जूस नहीं बनेगा तो क्या होगा? प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। और दूसरी तरीके से अगर हम बात करें कि लीवर डैमेज हो गया तो जो भी अगर आपने उल्टा पुल्टा कुछ खाया है तो उसको जो हमारी बॉडी है उसको खराब नहीं कर पाएगी और डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी, जिससे कि बॉडी की कई सारी बीमारियां स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो आपको आई थिंक लीवर की कहानी समझ में आ गया। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ, आप एक बार आंसर को रीड कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी बॉडी में प्रोसेस चल रहा है केमिकली, तो उन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है तो वो सारा क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी ने अलग से ले लिया कोई वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, दैट इज नोन एज वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट देखिए क्या हो सकता है? पॉइजन या फिर अल्कोहल या कोई भी तरीके का ड्रग। मतलब अगर हमने कोई दवाई भी लिया है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर। बात समझ में आया? लीवर उसके बाद डिसाइड करता है कि ये ड्रग एब्जॉर्ब होना है या नहीं होना है। ठीक है, बात समझ में आया? कि हमने जो भी ओरली यानी कि हमारे माउथ के थ्रू जो भी हमने दवाई लिया है तो वो भी क्या करता है? लीवर से होता हुआ ही फिर ब्लड में जाता है। आई बात समझ में? तो ये देखिए फिर क्या होता है? आर एक्सक्रीटेडली द लीवर। ठीक है, फिर क्या देगा? लीवर इन दिस वे ऑल्सो एक्ट एज किसकी तरह? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो किसकी तरह काम कर देता है? लीवर भी एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो हमारे वेस्ट मटेरियल था ना, तो इनको डिग्रेड करके बाहर कौन निकालने मदद कर रहा है? लीवर कर रहा है। तो इस तरीके से लीवर भी क्या है हमारा? जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम किडनी को नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि किडनी देखिए, किडनी तो ब्लड में जो ऑलरेडी चला गया है उसको निकालेगा। तो अब एक बार ब्लड में चला गया तो वो तो फिर जाके अंदर केमिकल रिएक्शन कर ही देगा, जिसकी वजह से आपके जो भी अंदर सिस्टम तो डैमेज हो ही जाएगा, है ना। तो हमें कह रहा है इसको रोकना है, तो रोकने के लिए फिर वो जो हमारा लीवर है वो काम नहीं करता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो सिंगल सेल का मतलब आपको पता ही होगा, सेल पता है ना, 9th में आपने पढ़ रखा है। एनिमल सेल, प्लांट सेल, यानी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कोई भी चीज अगर बनाना है तो हमें छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है। और वो जो छोटा यूनिट है हमारे बॉडी का, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सेल। ठीक है, वो जो सबसे छोटा यूनिट। अब इस सेल के अंदर क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। फिर उसके बाद इसी में लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ऐसे बहुत सारे सेल के अंदर फर्दर और कुछ यूनिट होते हैं जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, बस समझ में वही कह रहा है कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, डू नॉट नीड स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस लाइक फूड इनटेक, गैसियस एक्सचेंज। वाई तो कह रहा है जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उनको अलग से कोई ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, चाहे उनको खाना खाने की बात करे या फिर गैसियस एक्सचेंज। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है बताइए? देखिए, खाना खाने के लिए हमारे पास अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है और गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास अलग से लंग्स है। तो कह रहा है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखिए उसका रीजन ये होता है कि सिंगल सेल, तो देखिए ये हो गया आपका सिंगल सेल, ठीक है, ये हो गया सिंगल सेल। अब इसकी पूरी बॉडी ये क्या है? आउटर इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में। ये क्या है? इन्वायरमेंट, ठीक है, ये आउटर इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में हो गया। अब देखिए जब भी कोई चीज आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो डायरेक्ट ये जो गैस आया, गैस O2, यहीं से एब्जॉर्ब कर लिया। बात क्लियर हुआ? या कोई फूड मटेरियल आया तो देखिए क्या करता है? जैसे सपोज करिए कि ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके पास में ये कोई फूड मटेरियल आया, तो फूड मटेरियल आते ही ना इसका ऑटोमेटिक ये इस तरीके से कुछ इसके हाथ पैर बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फूड मटेरियल आ गया ना। फिर उसके बाद क्या करेगा? जो फूड मटेरियल है इसको ये पूरी चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा। फिर देखिए फूड मटेरियल अंदर चला गया ना। अब जैसे ही ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो अंदर जाने के बाद क्या करेगा? इसके ऊपर ये कुछ केमिकल्स डाल देगा, यानी वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो एंजाइम डाल देगा, और उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, और वहां से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके फिर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा,
ठीक है, ओपन हो गया ना, फिर ये धीरे से जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है ये बाहर आके फिर ये अपना शेप ले लेगा। आई बात समझ में? ये फिर से फर्दर क्या करेगा, अपना ये ओरिजिनल शेप ले लेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहा है, ये अपने आप इसके कुछ हाथ पैर से बन रहा है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया के कारण ये क्या होगा, अंदर चला गया। अब जैसे अंदर गया तो अंदर जाते समझे ये ऐसे घेर लिया, ठीक है, ऐसे क्या कर लिया, अपने आप को घेर लिया। और जैसे घेरने के बाद क्या हुआ, इस बीच में उसका फंस गया फूड पार्टिकल, ये फंस गया आपका फूड पार्टिकल, ठीक है। ये बीच में कौन आ गया, ये फूड पार्टिकल आ गया। अब जैसे ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्ट होने के बाद यहीं से इसी सरफेस से ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर ये अपने आप खुल जाएगा और ये वेस्ट पार्टिकल को ये बाहर कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसको अलग से कोई ऑर्गेनिज्म वो जो मतलब सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बात समझ में? जैसे कि हमारी बॉडी हम खाना खाएंगे तो अंदर एक अलग सिस्टम है, अगर सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, सिंपली हम अपने हाथों के ऊपर ये फूड रखते और हमारी ये जो हैंड की जो बी सेल्स है ये यहीं से केमिकल सिक्रेट कर देती और ये हमारा जो फूड पार्टिकल है ये यहीं से डाइजेस्ट होके यहीं से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बात समझ में आया? हमारे लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है। ये प्रोसीजर किसमें काम करता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो एक बार आइए आंसर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ देखिए, उसी के आगे कंटिन्यू करना आंसर। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज देयर एंटायर बॉडी सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। इनका जो पूरा बॉडी है वो किसके कांटेक्ट में रहता है, इन्वायरमेंट के और इन अमीबा। और एग्जांपल कौन है यहाँ पे, अमीबा हो गया। द फूड मे बी टेकन इन बाय द बॉडी सरफेस, ठीक है। तो फूड कहां से लिया जाता है, बॉडी सरफेस से ही लिया जाता है। देख लिया आपने, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या है अभी बताया था ना, जैसे देखिए सिंपली ये मेरा हाथ अभी सिंपल प्लेन है, जैसे इसके कांटेक्ट में फूड आएगा तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से घेर लेगा। तो ये जो घेर रहा है ना, ये देखिए कुछ पकड़ने लायक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो पकड़ने लायक स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने रेनबो से रिलेटेड। अगर रेनबो समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आसानी से उसको आप टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए रेनबो फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए वाटर ड्रॉपलेट। क्या चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट। अब वाटर एनवायरनमेंट में कब आएगा, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, क्लियर हुआ? कब आएगा बताइए, रेनी सीजन में आएगा, क्लियर हुआ? बात समझ में आया? मेनली आपको जो रेनबो दिखेगा वो रेनी सीजन में देखने को मिलेगा। अब इसका रीजन आइए समझ लेते हैं क्या होता है। आपको अगर याद हो हमने पढ़ रखा था, क्या बताइए बताइए क्या पढ़ रखा था, वो जो प्रिज्म, याद आ रहा है? प्रिज्म याद आया? प्रिज्म पढ़ रखा था। प्रिज्म में हमने क्या पढ़ रखा था, रिफ्रैक्शन, याद आया? कुछ रिफ्रैक्शन पढ़ रखा था। तो वही रिफ्रैक्शन के कारण ही हमारा जो रेनबो बनता है। बात क्लियर हुई? तो आइए देख लेते हैं रेनबो देख क्या होता है। ये है वाटर ड्रॉपलेट, ये कौन हो गया, ये वाटर। वाटर के जो ड्रॉप्स है जो हमारे एनवायरनमेंट में बारिश के मौसम में आता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां से देखिएगा ये लाइट आ रहा है, तो ये लाइट कौन सा है, व्हाइट लाइट। ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर, है ना। व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर। अब सुनिए ध्यान से, और रेनबो में कितने कलर होते हैं, रेनबो में, रेनबो में भी कितने होते हैं, 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर्स इसमें भी होते हैं, 7 कलर्स इसमें। बात क्लियर हुआ? तो आई थिंक आप कुछ सोच पा रहे होंगे थोड़ा सा, कैसे कि जैसे एक तरीके से हमारा इसमें क्या देखा था, हमने देखा था ना ये स्प्लिट हो गया था इस तरीके से, याद आ रहा है कुछ, ये ऐसे 7 कलर में स्प्लिट हो गया था। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या हो गया, ये लाइट, ये क्या हो गया आपका इधर वाला मीडियम, इधर तो एयर है, ये क्या है, एयर है ना। तो एयर हो गया आपका रेयर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर। तो अब बताइए, रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। तो ये जाना चाहिए था इसको कुछ ऐसे, तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ेगी। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? अब देखिए जैसे ये यहां पे जाएगा
तो जाने के बाद इसको क्या करना चाहिए था, इस लाइट को निकल जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये नहीं निकलता। इसका हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर उसमें जाएंगे तो फिर ये जो छोटा सा क्वेश्चन है बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लेवल से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखिए कि यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ से लाइट को जाना चाहिए था बाहर, लेकिन बाहर ना जाके ये इधर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। फिर अगेन आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 7 कलर बन गया ना, ये 7 कलर बन जाएगा। अब ये 7 कलर इधर आके, ठीक है, और आप कहीं इधर से देख रहे हैं, ठीक है, आप यहीं पे, अब ये वाटर ड्रॉपलेट है, या नीचे ही कोई इंसान खड़ा होगा, बात समझ में आई। तो यहां से क्या होगा, देखिए अगेन इसका अगर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से ये फिर से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आप देखिए, ये जो हमारा कलर था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया 7 कलर में। ठीक है, आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए, सिंपल सा ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आना चाहिए तभी बनेगा। ऐसा नहीं कि रेनी सीजन में कभी भी बनना शुरू हो जाए। देखिए टॉपिक में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम शब्दों में आपको समझा दूं। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल लाइट आया, 7 कलर में स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होके ये ग्राउंड पे कोई इंसान है, इसका आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो इस तरीके से उसको क्या दिखेगा कि एक रेनबो दिख गया। रेनबो मतलब 7 कलर ये आ गया, 7 कलर दिख गया मतलब वही हो गया आपका रेनबो। ठीक है, अब इसके लिए ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आना चाहिए। अगर ये एंगल इधर उधर हुआ तो ये क्या कहते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये लाइट निकल जाएगा सीधे। अब सीधे निकल जाएगा तो फिर रेनबो नहीं बनेगा। बात क्लियर हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ गया रेनबो फॉर्मेशन। तो यानी कुल मिला के सबसे बेसिक मुद्दा वो क्या है कि रेनबो के लिए क्या चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, अगर आपको सिंपल से और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना याद रखिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, विदाउट वाटर ड्रॉपलेट रेनबो नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि जब तक वाटर ड्रॉपलेट नहीं आएगा तब तक रेयरर और डेंसर मीडियम बनेगा नहीं, और जब तक रेयरर और डेंसर मीडियम बनेगा नहीं तब तक क्या होगा, ये जो कलर है ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ, जब तक कलर सेपरेट नहीं हो पाएगा तब तक रेनबो नहीं बन सकता। क्योंकि रेनबो मीन्स क्या, वो 7 कलर जो दिख गया एक सीरीज में, और वो सीरीज क्या था, विब्ग्योर, VIBGYOR। अगर ये सीरीज में दिख गया तो बस उसी को बोलते हैं रेनबो। तो उसके लिए हमें चाहिए डेंसर टू रेयरर मीडियम हमें बनाना पड़ेगा। अब डेंसर इन्वायरमेंट में ऐसा थोड़ी होगा हम जाके प्रिज्म लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। इन्वायरमेंट खुद से एक डेंसर मीडियम बनाती है बारिश के मौसम में, वो है वाटर। क्लियर हुई बात। तो चलिए अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो आई थिंक आपको रेनबो समझ में आ गया, रेनबो किस तरीके से बनता है, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, आप 12th में पढ़ेंगे और डिटेल में, तो उतना डिटेल में मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि 10th लेवल में उतना चाहिए। ठीक है, सिंपल से आपको बता दिया, अगर आप इतना डायग्राम भी बना देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है नो रेनबो कुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून बाय द एस्ट्रोनॉट्स, गिव रीजन। अब कह रहा है कोई एस्ट्रोनॉट है, उसको मून के सरफेस पे क्या कहता है कि आपको रेनबो नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है, मून के सरफेस पे वाटर है नहीं, तो वाटर है नहीं तो फिर स्कैटरिंग होगी नहीं। अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो नहीं दिखेगी, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आंसर अगर आप चाहते एक बार सुन लीजिए, लिखा हुआ मून डज नॉट हैव एनी ब्लैंकेट ऑफ एयर और एटमोस्फियर एंड कॉन्सिक्वेंटली इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, एटमोस्फियर तो है ही नहीं, और दूसरी बात यह कि एब्सेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, की पानी के ड्रॉपलेट्स भी नहीं है, तो नो डिस्पर्जन ऑफ सनरेज इज पॉसिबल। डिस्पर्जन मतलब ये जो आपका कलर सेपरेट होगा, तो जब मीडियम चेंज होगा ही नहीं तो कलर भी डिस्पर्जन हो नहीं सकता, फैल नहीं सकता। हेंस रेनबो कुड नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, तो इस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को जो नहीं दिखता है रेनबो मून के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंड एड्स एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो एड्स के बारे में बताना है और उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताना। तो आइए समझ लेते हैं व्हाट इज एड्स। ठीक है, तो देखिए एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देखिए नाम से क्लियर हो गया, इम्यूनो क्या आ गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इम्यूनो मतलब क्या होता है, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी एक तरीके से हम कह सकते हैं दोज आर सोल्जर्स, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी।
जो भी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है तो हम कह सकते हैं वो लोग क्या है, हमारे बॉडी के सोल्जर्स है। अगर वो लोग एक्टिवेट नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में अटैक कर देगी। बात समझ में आया? जैसे देखिए कोई भी वायरस आता है हमारे बॉडी में या बैक्टीरिया आता है, कुछ भी अटैक होता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी उसको टैकल करने की कोशिश करती है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो उससे क्या होता है कि अगर कोई आया तो उससे हमारी बॉडी खुद ही लड़ लेती है। अगर बॉडी लड़ नहीं पाती है उसके बाद जाके आप बीमार पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि कोई भी वायरस आ गया तो आप बीमार पड़े। अगर ऐसा होने लगे ना तो इन्वायरमेंट में इतना सारा वायरस और इतना सारा बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आप दिन भर आते हैं तो आप जिंदगी भर हर पल बीमारी रहते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उससे बचाती है हमें। क्लियर हुई? बात समझ में आया? यानी कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन ये जो एड्स है, एड्स होता है एक HIV नाम के वायरस। क्लियर हुआ? एक वायरस है जिसका नाम है HIV और जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है एड्स। क्लियर हुआ? तो देखिए ये HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ये एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देता है, मतलब कमजोर कर देता है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो वही चीज यहाँ पे भी है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देगी। बात समझ में आया? अब इम्यूनिटी कमजोर होगा तो क्या होगा? कोई भी लल्लू पंजो आके झापड़ मार के चल जाएगा। बात क्लियर हुआ? अब देखिए अगर बॉर्डर है, बॉर्डर पे अगर फोर्स नहीं है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर अगर फोर्स नहीं है तो क्या होगा बताइए? ये फोर्स है जो चारों तरफ से हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री के फोर्स अपने अपने कंट्री को सेव कर रहे हैं ना। क्लियर हुआ? अब सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर पे है ये फोर्स ना रहे तो क्या होगा? कोई अगर एक झोला छाप चोर भी आएगा अंदर से कुछ भी चोरी करके लेकर चला जाएगा। समझ में? झोला छाप मतलब छोटे मोटे जो चोर होते हैं वो लोग का भी अलग ही लेवल का पावर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई आता है ना, तो समझना कोई बाहर से अगर कोई बड़ा पार्टी आता है हमला कर, तो सबसे पहले उसको क्या होता है, हमारे ये जो सोल्जर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन सोल्जर्स से इसको निपटना होगा। क्लियर हुई बात? निपटने के बाद वो आएगा कंट्री के अंदर, फिर जाके कुछ भी वो जो भी आतंक उसको फैलाना होगा फैलाएगा। लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? इन सोल्जर्स से निपटना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अगर सपोज करिए कि इन सोल्जर्स को मैं हटा दूं तो क्या होगा? अगर इस सोल्जर्स को मैं हटा दूं, ठीक है, ये भी हटा दिया, अब क्या होगा? क्या अब इसको लड़ना पड़ेगा? अब ये बड़ा छोड़ो, कोई छोटा मोटा भी चोर आएगा तो वो भी सीधे अंदर घुस जाएगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि अब सोल्जर्स तो है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो कंट्री है, कंट्री पूरा क्या पड़ जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। बात समझ में आया? पूरा कंट्री क्या पड़ जाएगा? बीमार। यानी कि पूरे कंट्री में आतंक ही आतंक, जहां देखो उधर आतंक ही आतंक। तो वही चीज हमारे बॉडी में होता है। एड्स खुद कुछ नहीं करता, ये करता ही है कि हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। अब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा तो कोई भी बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, मतलब कुछ भी उस इंसान के अंदर अटैक कर सकता है, क्योंकि सोल्जर्स तो है नहीं। बात समझ में आया? सोल्जर्स मीन्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो WBC होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एड्स क्या होता है। अब इसके देख लेते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे करता है। तो देखिए फैलने के लिए कई सारा कॉन्सेप्ट है जिससे फैल सकता है। टच से, छूने से कभी नहीं फैलता, उसमें आना चाहिए कुल मिला के उसके बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड का कांटेक्ट आना चाहिए। बात क्लियर हो? फ्लूइड मतलब जैसे ब्लड हो गया या मदर से मिल्क हो गया, वो फ्लूइड कंटेंट आपस में कांटेक्ट में आना चाहिए तभी हो सकता है। और मेनली है वो ब्लड है, स्पर्म है। क्लियर हुआ? तो आइए देख लेते हैं क्या है वो। देखिए सबसे पहला रीजन है सेक्सुअल कांटेक्ट। सबसे ज्यादा एड्स का जो रीजन है जो फैलने का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई मेल है कोई या कोई फीमेल है, उसमें से किसी एक पार्टनर को एड्स हो रखा है और उन लोगों ने आपस में क्या कर लिया, किसी ने, कोई थर्ड पर्सन ने उसके साथ क्या कर लिया, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एक से दो लोग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कंटामिनेटेड नीडल्स। अब जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ने क्या करा, एक ही नीडल से किसी एड्स वाले को इंजेक्शन लगा दिया, अब उसी नीडल को उठाकर किसी हेल्दी पर्सन में भी
निडल को इंजेक्ट कर दिया तो उससे क्या होगा बताइए? उससे ये होगा कि वो जो निडल था उस निडल में कुछ ब्लड का सैंपल आ जाएगा। अब वही सैंपल यानी वो वायरस पे दूसरे में जब इंजेक्ट करेगा तो उसके अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या लिखा हुआ, थ्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि मतलब ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी एड्स हो रखा है और क्या करा, उसका ब्लड निकाल के किसी और में इंजेक्ट करा दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से नीडल वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन नीडल में तो एक छोटा सा सुई था और इसमें पूरा ब्लड ही लेके डाल दे रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। फिर उसके बाद और देखिए लिखा हुआ पार्चुरेशन फ्रॉम मदर टू बेबी, अगर किसी मदर को एड्स हो रखा है और वो अपने बेबी को मिल्क फीड कराती है तो उस टाइम पे उसकी मदर से उसके जो बेबी है उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हुआ? और एक रीजन ये भी होता है कि जैसे हम लोग हेयर कटिंग कराने जाते हैं या शेविंग कराने जाते हैं तो उस टाइम सपोज कीजिए कि एक ही ब्लेड से किसी ऐसा पर्सन था जिसको एड्स था तो उसका शेविंग हो गया, अब उसी शेविंग वाले ब्लेड से किसी ऐसे पर्सन को शेव कर दिया, ठीक है, जो हेल्दी था। ठीक है, तो वो जो कट अगर लग गया, तो कट में वो ब्लड आ गया, मतलब वायरस आ गया, अब वो वायरस फिर दूसरे बंदे में भी ब्लेड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, वो तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया हूं, लेकिन आप इन 4 एग्जांपल को लर्न कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।